नमस्कार, 9 की 9 खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आप सबके साथ अनूप। शुरुआत बड़ी और अहम खबर से करते हैं और यह खबर जो है मुजफ्फरपुर बालूघाट ब्लास्ट मामले से जुड़ा है। इस मामले में एक नया मोड़ आ गया है। जी हां, मुजफ्फरपुर बालूघाट ब्लास्ट मामले में नया मोड़ आ गया है। प्रेमी के साथ मिलकर पत्नी ने पति की हत्या कर उसके शव के 3 टुकड़े किए थे और साथ ही साक्ष्य को छिपाने के लिए, मिटाने के लिए शव को ड्रम में रखकर आग लगा दी गई थी। शराब कारोबारी राकेश सैनी की पत्नी अपने प्रेमी सुभाष के साथ मिलकर उसके अपने पति की हत्या कर दी और साथ ही उसके शव को टुकड़े टुकड़े कर ड्रम में रखा गया था। सबूत मिटाने को लेकर ड्रम में आग लगाई गई। रविवार को एफएसएल की टीम ने करीब 3 घंटे तक छानबीन की। इसके बाद इस मामले का खुलासा हुआ और राकेश सैनी को आरोपी सुभाष ने किराए पर फ्लैट दिलाया था और इसी बीच सुभाष और राकेश सैनी की पत्नी के बीच अवैध रिश्ते बन गए थे। इसके विरोध को लेकर पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या कर दी। हत्या के बाद से सभी आरोपी जो हैं वो फरार बताए जा रहे हैं। और अब बात एक वायरल वीडियो की। पूर्वी चंपारण के दमड़ी असरफी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर इन दिनों तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में दिख रहा है कि स्कूल के प्रिंसिपल और एक टीचर छात्रों से मार्कशीट और सर्टिफिकेट देने के नाम पर 100 रुपए की डिमांड कर रहे हैं और अगर पैसा नहीं दिया तो छात्रों को धमकी भी दी जा रही है कि अगर आप पैसा नहीं देंगे तो सर्टिफिकेट जो है वो आपको नहीं दिया जाएगा। ये वीडियो दमड़ी असरफी उच्च विद्यालय का बताया जा रहा है। हालांकि इस वायरल वीडियो की पुष्टि न्यूज़ 18 भी नहीं करता है। मैंने 100 रुपया लगेगा। 100 रुपया लगेगा। लिख तुमको देंगे, तुम्हारा मालिक है। जहाँ बुझाओ तो जाए, जो कहता है वो ले जाए। तुमको आजाद कंप्लेन करो, हम देखेंगे। तो लिख कर दीजिए, लिख के लिख के देंगे। कौन चीज लिख के देगा? कौन चीज तुम्हारा? तुम्हारा अफसर है का? तुम अफसर थोड़ी ना, स्टूडेंट है आपका। तुमको लिख के देंगे। जो कहता है उसे लिखवाओ ना। आओ देख, हम पता साफ कर देते हैं। और इधर नीट सॉल्वर गैंग की साजिश के एक एक राज अब खुल रहे हैं। यूपी से बिहार तक छापेमारी हो रही है। गिरफ्तारियों का दौर जारी है। गिरोह के सरगना पीके की पहचान भी हो गई है। पटना के पाटलिपुत्र में रहने वाले सरगना की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी चल रही है और इस मामले में हम आपको बता दें अब तक 6 आरोपी गिरफ्तार भी हो चुके हैं। शिकंजे में सॉल्वर गैंग के शातिर, अब तक 6 अपराधी गिरफ्तार। पीके के प्लान के और कितने किरदार? क्या है मास्टरमाइंड पीके का असली नाम? सॉल्वर गैंग के खुलासे के बाद एक एक कर कड़ियां जुड़ने लगी हैं। यूपी से लेकर बिहार तक गिरफ्तारियों का दौर जारी है। खुलासे के बाद से अब तक 6 आरोपी पुलिस के शिकंजे में आ चुके हैं। एक तरफ जहां यूपी में क्राइम ब्रांच और सारनाथ पुलिस की टीम वहां कार्रवाई लगातार कर रही है, वहीं दूसरी तरफ बिहार में भी यूपी से पुलिस टीम आई है और यहां पर आर्थिक अपराध इकाई और पटना पुलिस के सहयोग से एक्शन लगातार जारी है। इस पूरे मामले में जो सॉल्वर गैंग है उसके 2 महत्वपूर्ण जो सदस्य हैं, विकास महतो और फोटोशॉपर राजू, उनको बनारस से गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार आरोपियों में से विकास खगड़िया और राजू जहानाबाद का रहने वाला है। इनके पास से कई अहम दस्तावेज मिले हैं जिनमें फोटोग्राफ, एडमिट कार्ड, आधार कार्ड, मोबाइल, लैपटॉप सहित कई चीजें शामिल हैं। बड़ी बात यह है कि मास्टरमाइंड पीके की पहचान भी हो चुकी है। जानकारी में खुलासा हुआ है कि छपरा का रहने वाला पीके पटना के पाटलिपुत्र में रहता है और उसका असली नाम नीलेश सिंह है। इस पूरे मामले का जो मास्टरमाइंड है पीके, उसके बारे में अहम जानकारी ये दी है कि जो पीके है वह मूल रूप से पटना में पाटलिपुत्र कॉलोनी इलाके में रहता है और इसी जानकारी पर पटना में भी छापेमारी की गई थी। पटना पुलिस आर्थिक अपराध इकाई यूनिट और इसके अलावा यूपी की पुलिस ने छापेमारी की थी। हालांकि फिलहाल वह फरार बताया जाता है, लेकिन उसके बारे में यह जानकारी मिली है कि वह मूल रूप से छपरा जिले का रहने वाला है। 6 गिरफ्तारी और पीके की पहचान के बाद अब सबसे बड़ी चुनौती पीके को गिरफ्तार करना है, क्योंकि यही वो व्यक्ति है जो फर्जी तरीके से लोगों को शिकंजे में फंसाता था।
उम्मीद है कि पीके जल्द ही पुलिस के हाथ होगा, जिससे इस गैंग के अपराध की गहराई कितनी है इसका पूरी तरह से खुलासा हो। और अब बात समस्तीपुर के एलजेपी सांसद प्रिंस राज की, जिनके लिए आज का दिन बेहद अहम है। रेप केस का आरोपी एलजेपी सांसद प्रिंस राज की अग्रिम जमानत पर आज फैसला आने वाला है। याचिका पर दिल्ली राउज एवेन्यू कोर्ट ने सुनवाई पूरी कर ली थी और इस पर कोर्ट आज फैसला भी सुनाएगा। एलजेपी सांसद की अग्रिम जमानत पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। समस्तीपुर के सांसद और एलजेपी प्रदेश अध्यक्ष प्रिंस राज के खिलाफ रेप मामले में प्राथमिकी दर्ज की गई है। प्रिंस राज के खिलाफ दिल्ली के कनॉट प्लेस थाने में पार्टी के एक पूर्व कार्यकर्ता ने नशा खिलाकर रेप का आरोप लगाया है। इधर बिहार ने अब तक 5 करोड़ लोगों को वैक्सीन देकर बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली है। बिहार ने 6 महीने में 6 करोड़ लोगों को वैक्सीन देने का लक्ष्य रखा था, जिसमें अब भी 1.5 महीने का वक्त बाकी है। ऐसा करने वाला बिहार देश का 8वां राज्य बन गया है। इसे लेकर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने प्रदेशवासियों को बधाई दी। हेल्थ मिनिस्टर ने कहा कि इस महीने के अंत तक 5.5 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया जाएगा। टीके की लगातार आपूर्ति के लिए भारत सरकार का भी उन्होंने आभार जताया। इस साल 103 दिन बचे और बिहार लक्ष्य से 1 करोड़ दूर है, यानी औसतन एक दिन में 1 लाख टीका लगाना है। बिहार में 18 साल से ज्यादा उम्र के 7 करोड़ 22 लाख लोग हैं, जिनमें से 5 करोड़ 72 हजार लोगों को मतलब 70% लोगों को वैक्सीन दिया जा चुका है। बिहार की इस उपलब्धि की जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी रवि एस नारायण। वैक्सीनेशन देने के मामले में बिहार ने बड़ी उपलब्धि हासिल की है और अब तक 5 करोड़ लोगों से ज़्यादा को वैक्सीनेशन मिल गया है। आपको बता दूं कि बिहार में 18 साल से ज़्यादा उम्र के जो लोग हैं वो करीबन 7 करोड़ 22 लाख है, जिसमें से 5 करोड़ लोगों को वैक्सीनेशन दिया गया है। मतलब 70% लोग जो है वो वैक्सीनेट हो गए हैं और ऐसा करने वाला बिहार जो है वो देश में 8वां राज्य हुआ है और ये एक बड़ी उपलब्धि है। आपको बता दूं कि बिहार सरकार ने यहाँ पे अगले 6 महीने में 6 करोड़ लोगों को वैक्सीनेशन देने का लक्ष्य रखा था और यहाँ पे 1.5 महीने बाकी रहने के बावजूद जो है वो 5 करोड़ से ज़्यादा का यहाँ पे लक्ष्य जो है वो हासिल कर लिया है और इसके लिए कई बड़ी रणनीतियाँ बनाई गई। देखिए 24 घंटे जो है वो लगातार सेंटर बनाए गए हैं जहाँ पे 24 घंटे वैक्सीनेशन लगता है और साथ ही गांव और देहात के क्षेत्र में, ग्रामीण सुदूर गांव के क्षेत्र में कैसे वैक्सीनेशन लगे उसके लिए देखिए वैन लगाई गई है जो लगातार गांव ग्रामीणों तक पहुंच करके ज़रूरतमंदों तक वैक्सीन लगा रही है। तो ये एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। आपको बता दूं कि 18 वर्ष से अधिक उम्र के जो लोग हैं उसमें 56% जो लोग हैं उनको पहला डोज लग गया है, जबकि दूसरा डोज जो है वो 13% लोगों को लगा है। और इसी ढंग से अगर कहें तो बिहार जो है यूपी, एमपी के और तमाम राज्यों के बाद जो है वो 8वां ऐसा राज्य हुआ है जो 5 करोड़ का टीका पूरा कर लिया है। अगर पटना जैसे जिलों की बात करें तो पटना के शहरी इलाके में जो है वो 100% वैक्सीनेशन लग चुका है, ग्रामीण इलाकों में 34% लगा है। लेकिन जिस ढंग से वैक्सीनेशन का रफ्तार बिहार में बढ़ी है, अभी लगभग 1.5 महीने का वक्त बचा है और लगभग 1 करोड़ यहाँ पे वैक्सीनेशन लगना है। तो ये बताया जा सकता है, समझा जा सकता है कि वैक्सीनेशन का जो लक्ष्य है वो बिहार समय से पहले पूरा करेगा और लोग जो है वो सुरक्षित रहेंगे। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ रवि एस नारायण, न्यूज़ 18 पटना। तो बिहार ने बड़ा कीर्तिमान हासिल कर लिया है और इस कीर्तिमान के पीछे क्या मायने, जरा इसे भी समझते हैं। तो देखिए, बिहार में 6 महीने में 6 करोड़ लोगों को टीका देने का लक्ष्य रखा गया है और महज 3 महीने में ही 5 करोड़ लोगों का वैक्सीनेशन हो गया है। और देखिए 3 महीने में 1 करोड़ लोगों का वैक्सीनेशन करना बाकी है, यानी अब ये लक्ष्य आसान हो गया है। बिहार ने वैक्सीनेशन को लेकर अच्छी प्लानिंग की है और यही प्लानिंग का नतीजा है और बेहतर प्लानिंग से ही लक्ष्य के करीब बिहार पहुंचा है। बढ़ते आगे और बात बक्सर की करते हैं। बक्सर में लगातार शराब तस्करों के खिलाफ उत्पाद विभाग की टीम जो है जांच कर रही है। पंचायत चुनाव को देखते हुए यूपी से आने वाले सभी गाड़ियों में शराब की चेकिंग की जा रही है। चेकिंग जो है वो दिन रात चल रही है। पंचायत चुनाव को लेकर शराब तस्कर शराब की खेप बिहार में प्रवेश कराने की फिराक में लगे रहते हैं। चेकिंग का जायजा लिया हमारे सहयोगी पुष्पराज ने।
चुनाव का समय है और बक्सर उत्पाद विभाग की जो टीम है वो लगातार जांच कर रही है। शराब उत्तर प्रदेश की तरफ से बिहार में न प्रवेश करे, इसलिए आप देख सकते हैं कि उत्पाद विभाग की टीम है जो लगातार बक्सर का जो ये बॉर्डरिंग इलाका है जहां से उत्तर प्रदेश शुरू होता है और उधर से जो भी वाहन आ रहे हैं उन वाहनों को रोक करके एक एक तरीके से पूरी तरह से जांच की जा रही है। पंचायत चुनाव को लेकर के जो बक्सर जिला प्रशासन है वो पूरी तरह से सतर्क मोड में है। पूरा 24 घंटा जांच चलता है, 1 मिनट खाली नहीं रहता पोस्ट पे। हर शिफ्ट में 5 से 600 जवान रहते हैं, 24 घंटा जांच होता है। कितना मुश्किल होता है, जो तस्कर होते हैं वो तरह तरह का फंडा अपनाते हैं, वो तो अपनाते हैं। करते हैं क्या तरीका आप लगाते हैं? एक तरीके से रोक के जांच करते हैं हम लोग, सब गाड़ी कस्ती से रोक देते हैं, उसके बाद जांच करते हैं। रात के लगभग 2 बज रहे हैं और उत्पाद विभाग की टीम जो बॉर्डर जो इलाका है यहाँ पूरी तरह से मुस्तैद है और जो भी वाहन आ रहे हैं उधर से उत्तर प्रदेश की तरफ से बिहार में उनकी जाँच की जा रही है। पुष्पराज, न्यूज़ 18 बक्सर। इधर सिवान में करीब 40 लाख रुपए की शराब पर प्रशासन का बुलडोजर चला है। पिछले दिनों उत्पाद विभाग ने कई जगहों से शराब बरामद की। उत्पाद अधीक्षक ने बताया कि जिला प्रशासन के निर्देश पर करीब 6,909 लीटर विदेशी और 7,452 लीटर देसी शराब को नष्ट किया गया है। मुंगेर के जमालपुर स्टेशन पर तैनात आरपीएफ जवान का एक वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में दिख रहा है कि एक असहाय और लावारिस बुजुर्ग का जवान जो है वो उसे मदद कर रहा है। जवान ने खुद बुजुर्ग को नहलाया और नए कपड़े पहनाए, खाने का सामान भी दिया। बताया जा रहा है कि लखीसराय जिले के सूर्यगढ़ा के रहने वाले बुजुर्ग को परिजनों ने मारपीट कर घर से भगा दिया। बुजुर्ग जो है जमालपुर स्टेशन पर ही 3 महीने से रह रहा था और जब इस बुजुर्ग पर एक जवान की नजर पड़ी तो उसने इनकी मदद की, नहलाया, इन्हें नए कपड़े दिए, खाना भी खिलाया और ये वीडियो जो अब तेजी से वायरल भी हो रहा है। वैशाली के महनार में नाबालिग से दुष्कर्म मामले में पुलिस के हाथ 7वें दिन भी खाली हैं। इसे लेकर लोगों में नाराजगी है, गुस्सा है। मुजफ्फरपुर में भी इंसाफ को लेकर कैंडल मार्च निकाला गया। लोगों ने स्पीडी ट्रायल चलाकर दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की है। इस कैंडल मार्च में पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा समेत कई लोग शामिल हुए। 14 सितंबर को 14 साल के नाबालिग के साथ दरिंदगी को अंजाम दिया गया था। अपराधियों ने इस मासूम को मौत के घाट उतारने से पहले उसके हाथ पैर तक तोड़ दिए। जिस्म पर नाम मात्र के कपड़े छोड़े गए थे। वारदात के 7 दिन बीत गए हैं, लेकिन इसके बावजूद पुलिस के हाथ अब भी खाली है और ऐसे में लोग नाराज हैं और प्रशासन सवालों के घेरे में। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात की। अपने 2 दिवसीय झारखंड दौरे पर आए तेजस्वी प्रदेश में पार्टी का जनाधार बढ़ाने की कोशिश में लगे हैं। विधानसभा में राजद की सीटें बढ़ाने की जद्दोजहद की जा रही है। सत्ता पक्ष इसे जहां औपचारिक मुलाकात बता रहा है तो विपक्ष बीजेपी जो है आरजेडी पर तंज कस रही है। रांची में मुख्यमंत्री आवास पर बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सीएम हेमंत सोरेन से मुलाकात की। तेजस्वी के साथ झारखंड के श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता भी मौजूद थे। भोक्ता प्रदेश में राजद के एकमात्र विधायक हैं जिन्हें गठबंधन के तहत हेमंत कैबिनेट में मंत्री बनाया गया है। मुलाकात की तस्वीर को हेमंत सोरेन और तेजस्वी यादव दोनों ने ही ट्विटर पर पोस्ट किया। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने तेजस्वी यादव को भाई बताया। उन्होंने ट्वीट कर लिखा, बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष युवा नेता तेजस्वी यादव भाई से आवास में मुलाकात हुई। कोई आश्चर्य की बात नहीं है और कोई नई बात भी नहीं है। सभी पार्टियां अपने अपने संगठन को मजबूत करने की दिशा में काम करती है और उसी दिशा में आज यहाँ पर तेजस्वी यादव और उसी क्रम में वो राज्य के मुख्यमंत्री माननीय हेमंत सोरेन जी से भी उनकी मुलाकात हुई है। कांग्रेस के लोगों से भी उनकी मुलाकात हुई है। झारखंड प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने भी तेजस्वी यादव से मुलाकात की। तेजस्वी शनिवार को ही रांची आए थे। उनका ये दौरा झारखंड में 2024 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर अपनी पार्टी को मजबूत बनाने की कवायद को लेकर देखा जा रहा है। सत्ता पक्ष की ओर से इस मुलाकात को औपचारिक बताया जा रहा है तो बीजेपी ने तेजस्वी और हेमंत की मुलाकात पर तंज कसते हुए कहा है कि तेजस्वी यादव के पिता बिहार के बंटवारे के खिलाफ थे, लेकिन आज
इन्हें झारखंड की चिंता सता रही है। और मेरी लाश पर झारखंड बनेगा, ये लालू यादव का बयान था। विधानसभा में प्रस्ताव को कई बार विरोध किया और आज जब झारखंड बन गया तो विधवा विलाप करने के लिए चले आ रहे हैं। झारखंड की चिंता हो गई उनको। ये लोग झारखंड विरोधी हैं, झारखंड विरोधी। झारखंड में संगठन और गठबंधन की मजबूती को लेकर तेजस्वी यादव का फोकस है। दरअसल अगले विधानसभा चुनाव में राजद की पकड़ को मजबूत करने के लिए तेजस्वी अभी से ही झारखंड पर ध्यान दे रहे हैं। चूंकि हेमंत सरकार में आरजेडी शामिल है, लिहाजा गठबंधन को मजबूत करने की कोशिश भी की जा रही है। वैसे तेजस्वी और हेमंत की मुलाकात से सियासी गलियारे में चर्चाओं का बाजार गर्म जरूर है। न्यूज़ 18 के लिए रांची से निरंजन और ओम प्रकाश की रिपोर्ट। और अब बात गोड्डा की, जिसे रेलवे की ओर से बड़ी सौगात मिली है। 26 सितंबर से गोड्डा के लिए सीधे रांची तक के लिए ट्रेन मिलने वाली है। हफ्ते में 3 दिन चलने वाले इस ट्रेन को लेकर रेलवे ने बकायदा चिट्ठी भी जारी कर दी है। गोड्डा से भागलपुर, किऊल, जसीडीह होते हुए ये ट्रेन जो है रांची के लिए जाएगी। गोड्डा सहयोगी गौरव झा रेलवे के सौगात के बारे में कई बातें भी बता रहे हैं। गोड्डा को एक फिर से नई ट्रेन की सौगात मिली है और ये नई ट्रेन रांची के लिए मिली है। लगातार यहाँ के जो लोग थे वो लगातार मांग कर रहे थे कि गोड्डा से नई ट्रेन मिले जो कि रांची के लिए जाए। हालांकि इससे पहले भी गोड्डा से 2 ट्रेनें चल रही थी, 3 ट्रेनें चल रही थी, कुछ पैसेंजर चल रही थी और एक हमसफर जैसी बड़ी ट्रेनें चल रही थी। इसके अलावा रांची के लिए जो ट्रेन आई है उसको लेकर हम आपको अपडेट देने आए हैं। बताया जा रहा है कि रेल मंत्रालय द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के उत्सव पर ये गिफ्ट जो है संथाल परगना को दिया गया है। उसमें से ही गोड्डा जिला को भी ये गिफ्ट मिला है, जिसमें रांची के लिए डायरेक्ट ट्रेन है। हम आपको बता दें कि रांची के लिए जो ट्रेन दी गई है वो अब तक भागलपुर के लिए आती थी, वो ट्रेनें अब गोड्डा से खुलेगी और उसका समय सारणी जो है वो हम आपको बता दें कि गोड्डा से चलने वाली ट्रेन जो कि सीधे रांची के लिए जाएगी। गोड्डा से अगर हम बात करें तो वो 3 दिन है और रांची से भी 3 दिनों के लिए है, लेकिन 3 दिन बताए जा रहे हैं जो कि वो ट्रेन रांची से आएगी। उसमें मंगलवार है, बृहस्पतिवार है और शनिवार जो रांची से आएगा और उसका समय जो बताया जा रहा है वो 3 बजे रांची में बताया। दोपहर के 3 बजे वो ट्रेन रांची से खुलेगी और गोड्डा का जो आने का उसका समय होगा वो 7:20 पर वो गोड्डा पहुंच जाएगी। अल्टरनेट डे पर हमने आपको बताया कि अल्टरनेट डे पर वो ट्रेनें चल रही है। जो ट्रेन वहां से की मंगलवार को चलेगी वो बुधवार को यहाँ आएगी और फिर बुधवार को यहाँ से खुलेगी। तो जो ट्रेन यहाँ से खुलेगी वो 12:40 में यहाँ से खुलेगी और सीधे रांची के लिए जाएगी। नई सौगात यहाँ हम आपको बता दें कि सूत्रों के हवाले से खबर ये आ रही है कि ट्रेन का जो उद्घाटन है वो 26 तारीख को गोड्डा के सांसद निशिकांत दुबे इस स्टेशन पर आकर करेंगे। गौरव झा, न्यूज़ 18 गोड्डा। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह बेगूसराय में अचानक एक जिम में पहुंच गए। वहां उन्होंने खेलो इंडिया और फिट इंडिया की चर्चा की। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि युवा फिट रहेंगे तो कई समस्याएं अपने आप दूर हो जाएंगी। यानी नौजवान अगर स्वास्थ्य पर ध्यान देते हैं, कई सवालों का जवाब उससे मिलता है। अगर भारत का नौजवान फिट इंडिया के साथ स्वस्थ रहेगा तो देश का नौजवान भी आगे बढ़ेगा। केंद्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह ने बेगूसराय में दीदी की रसोई में खाना भी खाया। इस दौरान बीजेपी के कई नेता वहां मौजूद थे। जीविका दीदी की ओर से संचालित दीदी की रसोई में खाना खाने के बाद केंद्रीय मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार महिलाओं के विकास के लिए काम कर रही है। 2014 के बाद देश में महिलाओं की स्थिति सुधरी है। बिहार के विकास के लिए केंद्र की ओर से हर संभव मदद की जा रही है। बेगूसराय की चर्चा करूं, यहाँ 3,21,000 बहनें सेल्फ हेल्प ग्रुप में हैं, जो हमें ग्रामीण क्षेत्र में हर घर को जोड़ना है। मेरा लक्ष्य है मिशन 1 लाख, यानी हर बहन की आमदनी 8,000 से 12,000 प्रति माह हो। बगहा के कांटी टोला के लोग गंडक नदी के कटाव से परेशान हैं। यहां के ग्रामीणों को 10 साल में चौथी बार बाढ़ की वजह से विस्थापित होना पड़ा। गंडक नदी के जलस्तर में उफान और धारा बदलने की वजह से कांटी टोला में कटाव होते रहा। अब गांव का अस्तित्व खत्म होने के कगार पर है। गांव से गंडक नदी की दूरी 1 किलोमीटर थी, लेकिन कटाव की वजह से ये दूरी खत्म हो गई है। कांटी टोला का जायजा लिया हमारे सहयोगी मुन्ना राज ने। तिनका जोड़कर सपनों के आशियाना बनाकर उसमें आराम से रहने की हसरत
बगहा के कांटी टोला के लोगों के जिंदगी में शायद नहीं है। हम तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको, ये बगहा का गंडक नदी है और हम पहुंचे हैं अभी कांटी टोला में। इस गांव की बदहाली की तस्वीर यह है कि यह चौथी बार गंडक नदी के कटाव और बाढ़ के कारण विस्थापित हुआ है। यह गांव पिछले 10 वर्षों में 4 बार विस्थापन की मार झेल रहा है और इस बार के बाढ़ और कटाव ने इस पूरे गांव को बर्बाद कर दिया है। क्या कैसे कैसे क्या हो गया? ये रात में आया इधर से बाढ़ बहुत जबरदस्त और पूरा कटाव, यहाँ से 14-15 घर गिर गया पानी में और वो दह गया, कुछ भी सामान उसमें से नहीं निकला। यहाँ कोई जो कट गया घर वो पल्ली उल्ली तान कर रोड पर रह रहे हैं। अभी तक मतलब कोई व्यवस्था नहीं है, बस यहाँ चिवड़ा मीठा भर मिला है। यह तस्वीर मानो ऐसी है कि शायद गंडक नदी इन गांव का पीछा कर रही है। सरकारी स्तर पर मुलाजिमों ने इस गांव का निरीक्षण तो जरूर किया है और लोगों को आश्वासन भी दिया है। अब देखना होगा कि कांटी टोला चौथी बार विस्थापन की मार झेल रहा है तो क्या इनके ग्रामीणों को स्थायी निदान मिल पाएगा या फिर ऐसे ही एक बार भटकने की मजबूरी होगी। मुन्ना राज, न्यूज़ 18, कांटी टोला, पिपरासी। और 9 की 9 खबर में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरें लगातार जारी है। देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। पंचायत के वार्ड नंबर 14 का हाल बुरा है।